सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम चौथे पाठ को आरंभ करेंगे। इससे पहले आप 3 पाठ पढ़ चुके हैं। पिछला अध्याय आपने पढ़ा था आनुवंशिकी जेनेटिक्स। तो आज हम विद्यार्थियों कौन सा अध्याय आरंभ करेंगे? चौथा अध्याय आरंभ करेंगे जिसका नाम है प्रतिरक्षा व रक्त समूह। प्रतिरक्षा व रक्त समूह, इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो कुछ टॉपिक रहते हैं उसको हम आज अच्छे से क्लियर करेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आज हमारा जो रहेगा विद्यार्थियों, वो रहेगा प्रतिरक्षा विधियाँ। कि प्रतिरक्षा विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती हैं, उन सभी बातों को हम विस्तार से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन बोर्ड के सामने कुछ आ चुके होंगे शब्द लिखे हुए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से प्रतिरोधक क्षमता, उसके बाद में लिखा है यहाँ पे प्रतिरक्षा विज्ञान, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाले अंग, फिर लिखा है प्रतिरक्षात्मक अंग। विद्यार्थियों, अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इस प्रकार से ये कोई मानव का शरीर है। मानव का शरीर हर दिन किसी न किसी रोगाणु से उद्भाषित होता रहता है। ये क्या है? ये अपनी बॉडी है, ये अपना शरीर है, और अपनी ये बॉडी विद्यार्थियों किसी न किसी रोगाणु से क्या होती रहती है? उद्भाषित होती रहती हैं। ये रोगाणु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये जुकाम पैदा करने वाला वायरस हो सकता है, यह टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर हर दिन किसी न किसी रोगाणु से क्या होता है? उद्भाषित होता रहता है। तो जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या हमारे शरीर पर क्या करते हैं विद्यार्थियों? अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। जो रोगाणु, तो उन रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, उन रोगाणुओं को नष्ट करने हेतु हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति होती है, एक क्षमता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं का उन्मूलन करने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। बात करें हम इस रोग प्रतिरोधक क्षमता की या इम्यूनिटी की, तो जिसके शरीर में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बेहतर तरीके से काम कर रही है, उसके शरीर के अंदर हम कहेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर तरीके से कार्य करेगी। यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं ही मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं। कभी कभी डॉक्टर बताते हैं कि आपके शरीर में WBC की कमी है, इसलिए आप जल्दी से क्या हो रहे हो? बीमार हो रहे हो। तो हमारे शरीर के अंदर WBC अगर नियंत्रित मात्रा में है, अगर सही मात्रा में है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर तरीके से कार्य करेगी और आसानी से कोई भी रोगाणु हमें रोगग्रस्त नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान को, कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। रोगाणु हमारे शरीर पर आया, या हम यूं कहेंगे कि रोगाणु ने हमारे शरीर पर क्या किया? आक्रमण किया। हम इसको देख रहे हैं। पहली बात क्या देख ली? कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं। जब ये रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो हमारा शरीर भी क्या करेगा? उसको नष्ट करने के लिए क्रिया करेगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके द्वारा प्रतिरक्षी प्रोवाइड होते हैं, प्रतिरक्षी जनरेट होते हैं, और ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन को या रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान को वापस से देखिए कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज विद्यार्थियों समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाले अंग, कि मानव के प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग जो हैं वो भाग लेते हैं और किन किन अंगों की प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर महती आवश्यकता होती है। बात करें हम कोशिकाओं की,
मुख्यतः बहुत सारी हजारों की संख्या में कोशिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती हैं। लसिका या लिम्फ्स हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का हिस्सा होती हैं। प्रतिरक्षात्मक अंग ये बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से होते हैं। बात करें हम अस्थि मज्जा की या बोन मैरो की, तो वो एक प्रतिरक्षात्मक अंग है। प्रतिरक्षात्मक इसलिए क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। लसिका पर्व या लिम्फ नोड, थाइमस, यकृत यानी कि लिवर। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे अस्थि मज्जा है, लसिका पर्व है, थाइमस है और यकृत है, ये हमारे शरीर के अंदर क्या रहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिरक्षात्मक अंग रहते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी अंग जितने भी मैंने यहां पे लिखे हैं, कोशिकाएं, लसिका, अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, थाइमस, यकृत, ये सभी के सभी अंग रक्त के माध्यम से या फिर लसिका के माध्यम से क्रियाशील होते हैं। कोई भी हमारे शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब है वो किस माध्यम से करवाएगा? तो रक्त के माध्यम से करवाएगा या फिर वह लसिका के माध्यम से करवाएगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होगी, रक्त के बारे में, लसिका के बारे में। वापस से देख लीजिए, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर रोगाणु उन्मूलन हेतु रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो क्षमता हमारे शरीर के अंदर विकसित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है? रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है या इसके संबंधित जो तंत्र होता है, उसका जब हम डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाले जो अंग होंगे वो कोशिकाएं होगी, लसिका होगा, प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे कि अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, थाइमस और यकृत, ये हमारे शरीर के अंदर क्या रहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाले अंग रहते हैं, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार से पहली बात थी, जब कभी भी हम प्रतिरक्षा यूनिट को पढ़ते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। चले आगे। अब सीधे हम आ जाते हैं प्रतिरक्षा विधियों पर कि प्रतिरक्षा विधियां हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा विधियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। हमारे शरीर के अंदर अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्रतिरक्षा विधियां विद्यार्थियों दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रतिरक्षा विधि होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, जिसको हम कहते हैं इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म या इसको हम कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। दूसरी जो प्रतिरक्षा विधि है विद्यार्थियों, वो है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो दो प्रतिरक्षा विधियां हमारे शरीर के अंदर वर्क करती हैं, पहली स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर वर्क करती हैं। इसके कुछ उपनाम हैं, उसको आप देख लीजिए कि हम इसको क्या क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम क्या कह देंगे? तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम कहते हैं सामान्य या अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों के कितने नाम हो गए? तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के यहाँ पे 3 और नाम हो गए, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, सामान्य अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा विधि या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि। इस प्रकार से ये किसके क्या रहते हैं विद्यार्थियों? उपनाम रहते हैं। अब ये काम कैसे करती है हमारे शरीर के अंदर? तो ये प्रतिरक्षा सभी रोगाणुओं के खिलाफ समान तरीके से कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए, ये आपके शरीर का, ये आपका शरीर है, ये ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है विद्यार्थियों? ये ह्यूमन बॉडी है। अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जो जीवाणु हो सकते हैं या वायरस हो सकते हैं, ये कृमि हो सकते हैं, ये हमारे शरीर पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जीवाणु हो सकते हैं,
ये विषाणु हो सकते हैं या फिर ये कृमि हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि होती है वो इन सभी के खिलाफ समान रूप से कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि जीवाणु के खिलाफ स्पेशल तौर से कार्य करेगी और विषाणु के खिलाफ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि या जो इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो सभी रोगाणुओं के खिलाफ समान रूप से सिमिलर तरीके से वर्क करता है, कार्य करता है। ये प्रतिरक्षा विधि किसी विशेष रोगाणु के खिलाफ विशिष्ट रूप से प्रतिरक्षा प्रोवाइड नहीं कराती। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के लिए कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भौतिक अवरोधक स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के लिए सहायक हैं, रासायनिक अवरोधक सहायक हैं, कोशिका अवरोधक सहायक हैं, ज्वर या सूजन सहायक हैं। भौतिक अवरोधक कैसे? जैसे कि हमारे बाल, हमारे नाक के अंदर महीन बाल होते हैं। हमारे नाक के अंदर विद्यार्थियों क्या होते हैं? हमारे नाक के अंदर महीन बाल होते हैं और ये विद्यार्थियों जो बाल होते हैं ये बाहर से आने वाले धूल के कणों को और अशुद्ध वायु को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। इसका मतलब है ये हमारे शरीर के अंदर भौतिक अवरोधक की तरह कार्य करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराने का भी वर्क करता है, यानी कि आसानी से किसी भी रोगाणु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। रासायनिक अवरोधक की बात करते हैं तो हमारा पेट या हमारा उदर, या बात करें हमारे आमाशय की, तो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आमाशय के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर अनचाहा कोई भी अगर रोगाणु प्रवेश कर चुका है तो उस अनचाहे रोगाणु को नष्ट करने के लिए आमाशय के अंदर रासायनिक पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि रोगाणु को नष्ट करता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। तो ये भी चीज आप इसमें याद रख सकते हो रासायनिक अवरोधक के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका अवरोधक की। तो कोशिकाएं भी अवरोध की तरह कार्य करती है, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ती हैं। ज्वर और सूजन, ये जब भी होता है हमारे शरीर के अंदर ज्वर या सूजन, तो जब भी इस प्रकार के कोई भी नए जीवाणु या नए वायरस या नए रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो हमारा शरीर उन जीवाणुओं, उन रोगाणुओं, उन विषाणुओं को पहचान लेता है और उनको नष्ट कर देता है, उनका खात्मा कर देता है। तो इस प्रकार से ऑल ओवर क्या रहता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि रहती है, जो ये चार कारक स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या होती है? तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की बात करते हैं तो इसके भी कुछ उपनाम हैं, जैसे कि अनुकूली प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा। ये किसके उपनाम हो जाते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के उपनाम हो जाते हैं, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म के उपनाम हो जाते हैं। कौन कौन से? अनुकूली प्रतिरक्षा विधि, विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। और आगे देखें, ये प्रतिरक्षा विधि किसी विशेष रोगाणु के खिलाफ विशिष्ट तरीके से क्रिया करती है। विशिष्ट तरीके से क्या करती है विद्यार्थियों? क्रिया करती है। जैसे कि ये हमारा शरीर है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार के रोगाणु क्या करते हैं? अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टीबी का रोगाणु है, टीबी का जीवाणु है, ये एड्स का HIV वायरस है, टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जुखाम का राइनो वायरस है, मलेरिया किसकी वजह से होता है?
तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। तो जब भी ये हमारे शरीर के अंदर अटैक करता है, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो मलेरिया हो, कहने का मतलब है जब कभी भी हमारे शरीर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइनो वायरस या मादा एनाफिलीज मच्छर हमारे शरीर पर जब भी आक्रमण करेगी तो हमारा शरीर प्रत्येक जीवाणु, प्रत्येक विषाणु, प्रत्येक कृमि, प्रत्येक प्रोटोजोआ के खिलाफ स्पेशल तरीके से, विशिष्ट तरीके से क्रिया करता है। यानी कि ये प्रतिरक्षा विधि किसी विशेष रोगाणु के खिलाफ विशिष्ट तरीके से क्रिया करती है। स्वाभाविक में ऐसा नहीं था, सभी के लिए समान तरीके से क्रिया कर रही थी, लेकिन विशिष्ट में विशिष्ट तरीके से क्रिया करती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को भी हम दो भागों में बांटते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। ये क्या होती है उनको भी देख लीजिए एक बार। सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा विधि को देख लीजिए, जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है जो कि विशेष प्रतिजन का खात्मा करता है। आप एक चीज समझ चुके होंगे कि उपार्जित हमेशा विशिष्ट तरीके से क्रिया करेगा। विशिष्ट तरीके का मतलब है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि हमेशा विशेष रोगाणुओं के खिलाफ विशिष्ट तरीके से क्रिया करेगी। ऐसा तो नहीं है कि इसके जो एग्जाम्पल, इसके जो उदाहरण में आएगा वो विशिष्ट तरीके से क्रिया नहीं करेगा। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के अंदर जितने भी प्रकार आएंगे वो विशिष्ट तरीके से ही क्रिया करेंगे। ये शरीर है और जुकाम ने हमारे शरीर पर अटैक कर दिया तो हमारे शरीर के अंदर पहले से क्या बनी हुई है? प्रतिरक्षी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्रतिरक्षी बनी हुई है। और ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन के विरुद्ध क्रिया करेगी। अब हमने बाहर से इंजेक्शन नहीं लिया, हमने बाहर से इंजेक्शन नहीं लिया, हमारे शरीर ने ही प्रतिरक्षी बना दी। जब हमारा शरीर ही प्रतिरक्षी बनाता है, बाहर से हम प्रतिरक्षी को ग्रहण नहीं करते हैं, देन हम कहेंगे कि वह उपार्जित प्रतिरक्षा विधि का कौन सा प्रकार हो जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा विधि हो जाएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि शरीर खुद प्रतिरक्षी बनाएगा। शरीर खुद प्रतिरक्षी बनाएगा किसके खिलाफ? विशिष्ट रोगाणु के खिलाफ। किसके खिलाफ? विशिष्ट रोगाणु के खिलाफ। अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आक्रमण कर रहा है तो इसके खिलाफ इससे लड़ने वाला प्रतिरक्षी, मलेरिया का मादा एनाफिलीज तो इसके खिलाफ लड़ने वाला प्रतिरक्षी। ऐसा नहीं कि एक प्रतिरक्षी है इसके खिलाफ ही लड़ रहा, इसके ऐसा नहीं। प्रत्येक रोगाणु के खिलाफ लड़ने वाला प्रतिरक्षी अलग होगा, लेकिन वो अलग प्रोवाइड कौन कराएगा? हमारा शरीर। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि के अंदर ऐसी प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। अब ये तो पहले अंदर से प्रतिरक्षी बन रहे थे। किस केस के अंदर? जब हम सक्रिय प्रतिरक्षा विधि को पढ़ रहे थे तब तो हमारे शरीर के अंदर से ही प्रतिरक्षी का निर्माण हो रहा था, लेकिन जब हमारा शरीर विद्यार्थियों बीमार हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि भी काम नहीं करती और दूसरा सक्रिय प्रतिरक्षा विधि भी काम नहीं करती, तब क्या काम करेगी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि काम करेगी। हम बाहर से क्या ग्रहण करेंगे? टीके के रूप में प्रतिरक्षी ग्रहण करेंगे। बाहर से हम क्या लेंगे विद्यार्थियों? इंजेक्शन लेंगे। इंजेक्शन के माध्यम से प्रतिरक्षी को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो पहला केस क्या होगा? पहला केस हमारे शरीर के अंदर हमेशा स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि बनेगी। जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि काम नहीं करती है
तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कार्य करेगी। जब ये भी काम नहीं करती है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि को काम में लिया जाता है और बाहर से प्रविष्ट होने वाले रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कृमि या प्रोटोजोआ को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। किसके माध्यम से? टीके के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से। अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि चेचक का टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के टीके हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कराए जाते हैं ताकि उस स्पेशल रोग से स्पेशल तरीके से लड़ा जा सके। वापस से अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। प्रतिरोधक क्षमता रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में उपस्थित होती है, जो क्या करती हैं, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं का उन्मूलन करती है। प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन तथा उससे संबंधित तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन से हो जाएंगे? कोशिकाएं, लसिका, प्रतिरक्षात्मक अंग। और ये प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से होते हैं? अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, थाइमस और यकृत। ये जितने भी अंग हैं ये अंग कैसे कार्य करते हैं? तो रक्त के माध्यम से या लसिका के माध्यम से क्रियाशील होते हैं। हमने बात की प्रतिरक्षा विधियों की, तो प्रतिरक्षा विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रतिरक्षा विधियां दो प्रकार की होती हैं। पहली स्वाभाविक, दूसरी उपार्जित। स्वाभाविक का मतलब है ये प्रतिरक्षा सभी रोगाणुओं के खिलाफ समान तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की बात करते हैं तो ये प्रतिरक्षा विधि विशेष रोगाणुओं के खिलाफ विशिष्ट तरीके से कार्य करती हैं। विशेष रोगाणु के खिलाफ विशिष्ट तरीके से कार्य करती हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को हम जन्मजात कहते हैं, सामान्य अनिर्दिष्ट कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। इसी प्रकार से उपार्जित को अनुकूली कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए कुछ कारक सहायक होते हैं, जैसे कि भौतिक, रासायनिक, कोशिका अवरोधक और ज्वर व सूजन। अगर बात करते हैं हम उपार्जित प्रतिरक्षा की तो दो प्रकार होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है और विशेष प्रतिजन के खिलाफ लड़ता है। ये बॉडी हो गई, ये अलग अलग प्रकार के जीवाणु हो गए और हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं जो विशेष रोगाणु से लड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षियों को हम क्या कहेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा विधि कहेंगे। और जब हमारे शरीर में प्रतिजन से लड़ने के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी शरीर के बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाए जाते हैं तो उस प्रतिरक्षा विधि को कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ चुका है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।